हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा आवेश के बारे में कि आवेश क्या चीज़ है, आवेश के प्रकार क्या हैं, आवेश उत्पन्न करने की विधियां क्या हैं, इनके बारे में कल हमने डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं आवेशों के आधार पर दिया गया एक नियम था, कूलाम ने एक नियम दिया, उसको आज हम स्टडी करते हैं। कूलाम का नियम क्या था? देखिए, कूलाम ने दो आवेशों के मध्य, अब ये दो आवेश या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब बात आती है कि सब प्रतिकर्षण बल कब लगेगा या आकर्षण बल कब लगेगा, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं कि जब समान आवेश होते हैं तो लगता है प्रतिकर्षण बल, और जब असमान आवेश होते हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव असमान आवेश है, या नेगेटिव पॉजिटिव असमान आवेश है, और समान आवेश क्या है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो इन दोनों के मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के मध्य भी लगेगा प्रतिकर्षण बल। लेकिन जो असमान आवेश हैं उनके मध्य लगता है आकर्षण बल। तो कूलाम जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी के आधार पर अपना जो नियम है वो प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोई भी दो आवेश, चाहे वो समान हो चाहे विपरीत हो, असमान हो, उनके मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य बीच की दूरी, इनके मध्य की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके व्युत्क्रम, उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए ये दो धनावेश है हमारे पास, ठीक, और इन दो धनावेशों में इसका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, उसको हमने मान लिया Q1 और इसको हमने मान लिया Q2। परिमाण आप जानते हैं, जैसे इसको दे दिया आपने 3 कूलाम और ये है आपका 4 कूलाम, तो ये 3 और 4 जो है इनके क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो दो असमान आवेशों या दो समान आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो फोर्स है, वो प्रोपोर्शनल टू होता है इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों जो आवेश हैं उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। तो इन दोनों के परिमाण मैग्नीट्यूड कौन कौन से हैं, Q1 और Q2, तो इनका गुणनफल उसके समानुपाती होंगे, Q1 into Q2, ठीक है। और दूसरा, ये जो फोर्स है वो क्या है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर हमने बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, R, क्या मान ली, R, तो बीच की जो डिस्टेंस है R, ये जो फोर्स है इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो एक तरह से इन दोनों को ऐड करते हुए टोटल हम कहें कि इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल समानुपाती होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक स्थिरांक आता है। तो यहाँ पर जो स्थिरांक आएगा उसको हम मानेंगे K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बात करते हैं कि ये जो K है, कांस्टेंट है, ये क्या चीज है। तो देखिए ये जो K है, इस K का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, और अब जो K है, इस K की इकाई कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। ये आवेश है, इनकी इकाई होगी कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों गुणा में है, और बीच की दूरी डिस्टेंस की होती है मीटर, और इस पर स्क्वायर लग रहा है तो मीटर। अब K को अकेला करिए यहाँ, क्योंकि K की भी मान निकाल रहे हैं हम,
के का मात्रक निकाल रहे हैं, तो के को जब आप यहां लिखेंगे तो F मल्टीप्लाई आर स्क्वायर ऊपर गया और Q1 Q2 नीचे आएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा इसका, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जो F जो K की जो K का मात्रक है वो क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 9 × 10 की पावर 9, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, मान है इसका, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि K जो है वो क्या है। तो जो K है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम कहते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, हम देखते हैं कि साहब यदि कोई आदमी मूव कर रहा है, एक उसको एक खुरदरे रास्ते पर चलाया जाए या उबड़ खाबड़ रास्ते पर उसको चलाया जाए और एक उसको पक्की सड़क पर चलाया जाए, तो दोनों में उसकी क्या है, गति अलग अलग होती है। इसी तरीके से जो विद्युतशीलता है वो अलग सभी माध्यमों में अलग अलग होती है। तो ये दो आवेश जो है वो इनके बीच का मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, उस पर भी इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच में जो माध्यम है वो कौन सा है। तो उस माध्यम पर भी क्या है वो निर्भर करेगा। तो ये जो कांस्टेंट है, जो K की वैल्यू आ रही है, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पर करेगी, इन दोनों के बीच में जो माध्यम है उस माध्यम पर भी ये क्या डिपेंड करती है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, क्योंकि निर्वात और वायु की लगभग समान मान ली जाती है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब इकाई, इसकी इकाई की बात करें तो जो K की विमा होगी वो इसके जस्ट उल्टी होगी, है ना। आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो क्या हो जाएगी इसकी विमा, जो K की विमा, जो K का मात्रक था उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, 8.85 × 10⁻12 c²/न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पद आता है और वो है परावैद्युतांक। किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या चीज होती है, तो देखिए उसके बारे में हम बात करेंगे। माध्यम का परावैद्युतांक, परमिटिविटी क्या चीज होती है। देखिए परावैद्युतांक, जो परावैद्युतांक है वो क्या होता है कि किसी माध्यम में निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल बटे माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ये होता है परावैद्युतांक। इस परावैद्युतांक को किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं और इसे एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर जो है वो क्या होगा, निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि जब इन दोनों आवेशों को, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, इन दोनों आवेशों के मध्य का जो परावैद्युतांक है उसको निकालने के लिए जो हमारे पास सूत्र है वो क्या होता है कि निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल, यानी कि जब इन दोनों को निर्वात में स्थित रखा जाता है, निर्वात में जब इसको रखा जाता है तो बल का मान कितना आ रहा है इनके मध्य लगने वाला, और फिर इन्हीं दोनों आवेशों को जब आप किसी मीडियम में ले जाते हैं तो उनके मध्य लगने वाला फोर्स क्या होगा, इन दोनों का जो अनुपात है वही उस माध्यम की परावैद्युतांक कहलाता है। तो देखिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, निर्वात में हम कह रहे हैं एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई, यानी कि K का जो वैल्यू है जो कूलम का नियम है, कूलम के नियम को देखते हैं हम,
कूलाम का नियम हमने लगाया है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, कूलाम का नियम क्या होगा, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये तो है किसी निर्वात में, है ना, निर्वात के लिए है। और माध्यम के लिए K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब इन दोनों में यहां पर तो K की जगह क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह, क्योंकि ये निर्वात में, समझ रहे हैं आप, निर्वात में एप्सिलॉन नॉट। और माध्यम में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। किसी माध्यम के लिए हम क्या कह सकते हैं, केवल एप्सिलॉन। ये उसको किसी माध्यम की विद्युतशीलता क्या कहलाती है, केवल एप्सिलॉन। तो देखिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, अब देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया, बटे में बटे है तो ऊपर आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, ये आर स्क्वायर नीचे चला गया इनटू Q1 Q2। अब देखिए बटे में बटे तो ऊपर चला गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ये यहां से, और 4 पाई से ये 4 पाई, सॉरी यहां पर माध्यम की वो आएगी ना एप्सिलॉन। तो क्या हो गया, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता, उस माध्यम, किसी अभीष्ट दिया हुआ जो माध्यम है, उस माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आपकी आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। तो इस प्रकार हम कूलाम के नियम को समझते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वो है कूलाम नियम का सदिश निरूपण। देखिए कूलाम नियम का सदिश निरूपण क्या चीज है। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है, फिजिक्स में 2 प्रकार की राशियां होती हैं, एक अदिश राशियां, एक सदिश राशियां। तो जो फोर्स है वो फोर्स क्या है, एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए कूलाम नियम का सदिश निरूपण, कूलाम नियम का सदिश निरूपण, ये अक्सर बहुत बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, कूलाम नियम का सदिश निरूपण बताइए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश है, कोई भी समान आवेश हम मान रहे हैं। ये पहला आवेश है, इसको 1 पॉइंट दिया, इसको 2 नंबर हमने दिया। तो ये जो प्लस आवेश है ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी F21। और ये जो आवेश है, जो दूसरे नंबर का आवेश है, ये इसको रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इसकी दिशा इधर होगी, और यहां पर बल का मान होगा F12। अब ये 12 और 21 का क्या मतलब है, इसको समझिए। F21 फोर्स 21 दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगने वाला बल, समझे। इसी प्रकार F12 क्या होगा, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरीके से अगर एक प्लस होता एक माइनस होता तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता, आकर्षण प्रकृति लगती, और ये भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत होती। ये इसको अपनी तरफ खींचता, ये इसको अपनी तरफ खींचता, तब भी क्या है, चीज वही है, बराबर, मतलब एक दूसरे के विपरीत होती दिशा। ठीक है, तो अब हम सदिश रूप में अगर इसको हम देखें तो कूलाम का जो नियम है उसको हम अप्लाई करते हैं। तो कूलाम का नियम का जो सदिश रूप है, अभी मैं आपको सदिश रूप बताना भूल गया कि ये तो F K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, लेकिन चूंकि फोर्स एक सदिश राशि है इसलिए क्या है, इसका स्थिति सदिश भी लिया जाता है आर कैप से भी क्या है, इसको डिनोट किया जाता है, सदिश रूप में इसको लिखा जाता है। तो अगर सदिश रूप में हम लिखें तो फोर्स 21 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि दूसरे आवेश पर, ये हम गणना में जब हम गणना लिखेंगे तो गणना में हम चीज लिख सकते हैं कि साहब इसका मान Q1 है, इसका Q2 है, और इनके बीच की दूरी है वो R है,
और डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी r12 और यहां से यहां तक की दूरी r21, ठीक है, मोड में इस तरीके से होती है, ठीक है। अब अगर ज्यामितीय रूप से हम देखें तो यहां पर दो आवेश Q1 और Q2, इनको निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार हमने स्थापित कर दिया है। ये वो पॉइंट है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। यहां से यहां तक की जो दूरी है इस तरीके से, इसका स्थिति सदिश r1 है और इसका स्थिति सदिश क्या है, r2 है, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो वेक्टर फॉर्म में हम निकालेंगे, r12 और r21। अब देखिए r12 किस तरीके से निकालते हैं वेक्टर फॉर्म में। r12 जो है उसका मान क्या होगा, r2 माइनस r1 वेक्टर, ऐसे निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। और इसी तरीके से r21 सॉरी r12 का मान होगा r1 माइनस r2 और r21 का मान होगा r2 माइनस r1। यहां से यहां तक की दूरी मेजर की जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। और जो मैग्नीट्यूड है, अब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। देखिए दिशा जो है, दिशा अलग अलग होती है ना। यहां से यहां तक चलेंगे तो दिशा ऐसे होगी, यहां से यहां चलेंगे दिशा इधर होगी, लेकिन बीच की दूरी तो सेम रहेगी दोनों चीजों में। तो यहां पर जो बीच की दूरी है, जैसे मान लीजिए 5 मीटर, तो यहां पर दिशा बदल रही है। यहाँ तो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन यहाँ साउथ की तरफ है। इस तरीके से आप देखें तो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो 5 ही है। यहां से यहां तक चले, यहां से यहां तक चले, वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन दिशा अलग हो जाएगी। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की ओर बात करें, r12 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, r21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा, दिशा इनकी अलग अलग रहेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहां पर हम देख रहे हैं दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण जो लग रहा है बल वो क्या है, F21। तो इसका वेक्टर फॉर्म में पढ़ें तो क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा R21, क्योंकि इस फोर्स के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो R21 और R कैप 21, ये इसका सदिश है, ठीक। इसी प्रकार पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। तो दूसरे आवेश पर, इस दूसरे आवेश पर पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F12। तो F12 क्या होगा, K Q1 Q2। अब देखिए यहां पर जो दूरी आएगी वो क्या आएगी, R12, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी दिशा क्या होगी, 12, ठीक है। अब देखेंगे आप कि R12, ठीक है। अब F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R12। अब इस R कैप को यदि आप देखें तो जो R कैप है ये स्थिति सदिश कहलाता है। और स्थिति सदिश जो है हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा है, स्थिति सदिश क्या होता है, R वेक्टर बटे R मोड। अब चूंकि यहाँ 12 की बात हो रही है तो यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, ठीक है। तो इसको, इस स्थिति सदिश को यदि आप देखें तो R वेक्टर 12 बटे R मोड 12, ठीक है। ऐसे इसको भी अब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, गुलाम के नियम के साथ स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर जो है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसको यहाँ पे भी करके देखें तो क्या होगा, K Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप स्थिति सदिश को रखेंगे तो R वेक्टर 21 बटे
r mod 2 1। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर के 2 पद तो यहाँ पर है और एक पद ये रहा, तो क्या हो जाएगा k q1 q2 अपॉन, देखिए r मोड के 3 स्टेप हो गए। ठीक है, तो r21 का क्यूब और r वेक्टर 21। ठीक है, इसी प्रकार F12 को आप क्लियरिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए k q1 q2, ऐसे ही r21 के भी कितने हो गए, 3 स्टेप हो गए, तो k q1 q2 अपॉन r12 की पावर क्यूब और यहाँ पर क्या है r वेक्टर 12। अब यहाँ पर एक चीज और है, r वेक्टर 21, इस r वेक्टर 21 को देखिए आप, r वेक्टर 21 हमने क्या क्या दिखा रखा है, r2 माइनस r1 दिखा रखा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं k q1 q2 बटे r21 की पावर क्यूब और r21 जो है वो क्या है r2 माइनस r1। ठीक है, और यहां पर r12 वेक्टर जो है, r12 वेक्टर क्या है, r1 माइनस r2, तो यहां पर आप लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू k q1 q2 बटे r12 की पावर क्यूब r वेक्टर 12। अब r वेक्टर 12 जो है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, r1 माइनस r2, तो यहां पर हमने लिख दिया इसको r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, यहां तक तो ये डेरिवेशन सिंपल थी, लेकिन अब क्या है कि 11th का एक पार्ट जो है हमने सदिश में पढ़ा है, उस सदिश में हम देखते हैं कि r1 माइनस r2 और यहाँ पर है r2 माइनस r1, तो इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं r2 माइनस r1 को चेंज करें तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके हम क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r2, क्या लिख सकते हैं, r1 माइनस r2, माइनस कॉमन लेके आप वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ पर माइनस को आगे लिया तो क्या लिखा आएगा, F12 इज इक्वल टू k q1 q2 बटे r12 की पावर 3 माइनस r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब देखिए इसकी जगह आप क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, r1 माइनस r2 जो है उस r1 माइनस r2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, r1 माइनस r2 है, अब माइनस लिया तो यहाँ पे हो जाएगा r2 माइनस r1, ये रहा माइनस r2 माइनस r1, इसको विपरीत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब r2 माइनस r1 जो है, अब देखिए इस माइनस को आपने आगे ले लिया तो F12 इज इक्वल टू माइनस k q1 q2 बटे r12 की पावर 3 r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, माइनस आगे ले लिया, तो ये पूरा स्टेप आप देख रहे हैं, ये पूरा स्टेप जो है वो किससे मिल रहा है, F12 से। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः F वेक्टर 12 इज इक्वल टू माइनस F वेक्टर 21। तो यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं कि जो दोनों बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं और समान प्रकृति के हैं। तो इस प्रकार जो है कूलाम का सदिश निरूपण ये व्यक्त करता है कि जो दोनों बल हैं वो परिमाण में समान होते हैं परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार आप कूलाम के सदिश नियम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।